CDS Limited is planning to make a private placement of securities. Private placement of section कौन सा आया? 42. The MD arranged to obtain a brief note on some sources explaining the salient feature of the issue of private placement that BOD shall keep in mind while approving the proposal. जो BODs है वो एक ब्रीफ नोट चाह रहे हैं कि पीपी किस तरह से इशू लेके आना चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स हमने रखने हैं अपने माइंड में। द ब्रीफ नोट इंक्लूड इंटर एलिया द इंफॉर्मेशन सजेशन द फॉलोइंग पॉइंट, और वो किस चीज के लिए ब्रीफ चाह रहे हैं? इन दो पॉइंट्स के लिए। A PP shall be made only to a selected group of identified person not exceeding 200 in a financial year. The aforesaid ceiling of identified person shall not apply to the offer made to qualified buyers, but is applicable to the employee of the company who will covered under the employee stock option scheme. पहला वो किस चीज के लिए चाह रहे हैं? वो क्या सोच रहे हैं कि मैक्सिमम एक साल में 200 लेके आ सकते हैं आइडेंटिफाइड पर्सन, और 200 में क्यूआईबी से इंक्लूड नहीं होंगे बट इंप्लॉइज इंक्लूड हो जाएंगे। क्या सही है ये? क्यों इंक्लूड होते हैं और इसमें बोला हुआ इंक्लूड नहीं होते हैं? वाह व्हाट आंसर। आप कुछ टिप्पणी देना चाहोगे इस पे? और क्यूआईबीज? हरमन? और क्यूआईबीज क्यों भी 200 में इंक्लूड होते हैं? अच्छा राधिका? ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि दो, चुप हो जाओ पीछे बिठा दूंगा। इसने स्टेटमेंट क्या बोला है कि 200 लिमिट तक कर सकते हैं और 200 में क्यूआईबीज को एक्सक्लूड हो जाएंगे बट इंप्लॉय इंक्लूड होंगे। नालायको, दोनों ही इंक्लूड नहीं होंगे 200 की लिमिट में, ना तो क्यूआईबी इंक्लूड होते हैं ना ही इंप्लॉयज इंक्लूड होते हैं। तो ये बात हमें करेक्ट करके बतानी है प्रोविजन में, पढ़ के नहीं आए घर से? क्या नहीं आते? 200 किलोमीटर कहाँ इंक्लूड होते हैं क्यूआईबी और इंप्लॉय? और उसके अंदर दो चीज इंक्लूड नहीं होती, क्यूआईबीज और इंप्लॉय उसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। समझ लेते? करवाऊंगा मैं, ये वेट करो। द ऑफर शैल बी मेड ओनली वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर फॉर एनी नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन नॉट एक्सीडिंग 200। सिर्फ एक ही बार लेके आ सकते हैं, बस एक ही बार लेके आ सकते हैं, मल्टीपल टाइम भी लेके आ सकते हैं बट अप टू एक ही लेके आ सकते हैं। नहीं नितेश पढ़ के नहीं आया तू, वो तो तूने बोला ही था वैसे, बट क्लास तो ली होगी ना। ऐसा कुछ ना, ऐसा था कि साल में कितनी भी बार लेके आ सकते हैं, जरूरी नहीं है एक बार, कितनी भी बार लेके आ सकते हैं बट मैक्सिमम कितने पर्सन को? 200% को। ये बात थी, समझे? अब इन दोनों के ऊपर मुझे अपना ओपिनियन देना है, तो क्या देंगे? लिखना शुरू कीजिए। लिख रहे हैं अभी, रुक जाओ, लिखते हैं, देख लियो। लिखिए, कॉपी पे ध्यान दें, हो जाएगा लाइट बंद। हरमन ध्यान क्या तेरा डिस्टर्ब लग रहा है आज माइंड से? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता। एज पर सेक्शन 42O कंपनीज एक्ट 2013, a company can raise the money from open market or from selected group of persons where a company raise the money from selected person, then it is called as private placement। इस तरह से आपको इंट्रो डालना होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट। अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट the company can
make issue to selected persons। मानसी, सिलेक्टेड पर्सन को क्या बोलते हैं? तो इधर है थोड़ा केस होता है। मानसी जी, याद ही नहीं है, बताओगे कहाँ से? अपना थोड़ी याद आ जाएगा, पढ़ोगे तो याद आएगा ना। आया कुछ याद? हाँ, आइडेंटिफाइड पर्सन। मेक एन इश्यू टू सिलेक्टेड पर्सन, आइडेंटिफाइड पर्सन, बट नॉट एक्सीडिंग 200 in a financial year. However, under the limit of under the limit of 200 persons, these shall be excluded. A qualified institutional buyers, and B point is employees of the company. Further, मैं क्या लिखना चाह रहा हूं इसमें आशु? फर्दर में सोच, गैस कर क्या लिखने वाला हूं मैं? वो तो लिख दिया ऊपर। 200 हो तो गया। उससे पहले नहीं कर सकते कोई और एक चीज और, वो तो ऊपर लिख दिया। ये तो ठीक है, एक और, पर सिक्योरिटी, ये बात मैंने ऊपर नहीं लिखी, ये मैं इस फर्दर में लिखूंगा मैं। हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, पर 2 लाइन अगर मैं लिख दूंगा तो मेरे कुछ नहीं जाएगा। कि ना प्रेजेंटेशन बेटर हो रही हो तो कुछ नहीं बिगड़ता, उसमें प्रेजेंटेशन अच्छी होती है उससे। कौन सा? लिख देते हैं, कोई बात नहीं, अभी लिख देंगे। फर्दर, द इशू कैन बी मेड any number of time in a financial year subject to completion of first offer made of any security and this limit of 200 shall be reckoned for dual separately। बस ये सारे आ गए उसमें, पर फाइनेंशियल ईयर वाला भी आ गया, मल्टीपल टाइम्स वाला भी आ गया, इंप्लॉइज वाला भी आ गया, और पर सिक्योरिटी वाला भी आ गया। ठीक है, अब फैक्ट आ गया अपना। हियर MD of company needs some
suggestions, need some suggestions regarding exclusion of employees and एक और कौन सा था, exclusion of employee and number of times the company can make APP in a financial year। ये मेरा हो गया फैक्ट। अब क्या आएगा मेरा कंक्लूजन। Based on the provision of explain about QIBs and employees will not be included under limit of 200। Just a second। Hence, BOD shall kept in mind that employees should be, क्योंकि वो मुझे सजेशन मांग रहा है अभी ना, तो मैं यस तो मैं जवाब दूंगा किसका कंटेंशन गलत है या सही है। उसने मेरे से यही पूछा है कि कौन से पॉइंट उसको दिमाग में रखने हैं, तो मैं इस पॉइंट से आंसर दूंगा कि उसको ये ध्यान में रखना है कि एम्प्लॉयज 200 की लिमिट से एक्सक्लूड करने हैं। शैल बी केप्ट इन माइंड दैट एम्प्लॉयज शुड बी एक्सक्लूडेड इन लिमिट ऑफ 200। एक मिनट होल्ड कीजिए, सेकंड पढ़ने तो पहले मुझे। द ऑफर ऑन प्राइवेट प्लेस शैल बी मेड ओनली वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। सेकंड, it is to be suggested that private placement can be made इसमें हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। क्या लिखे हेल्पिंग वर्ब में कि वो शैल मेड कितनी भी बार आ सकता है, वो क्या लिखे सेंस, उसको सेंस बताओ कोई। एट एनी टाइम, एट तो नहीं आएगा। शैल मेड, शैल मेड मल्टीपल टाइम्स इन ए फाइनेंशियल ईयर subject to limit of 200 persons per security and completion of prior offer made। बस देखो हो गया ना, कुछ भी दिक्कत ही नहीं इसमें। रिफ्रेश हुए प्रोविजंस। नहीं, किसी का भी नहीं लेके आ सकते लितेश। हाँ फिर नहीं कर सकती, बिल्कुल। हम आप ही कह रहे सर वो पहले वाला ऑफर अगर 1 साल तक चला तो दूसरा ले, हाँ मतलब आपका डाउट है ये, हाँ नहीं कर सकते बिल्कुल, इफ पॉसिबल अगर ऐसा। क्या? अच्छा ना, देख इसमें पता है बच्चे गलत कहाँ करते हैं नितेश, इसमें यहाँ के जैसे मान ले पहले इक्विटी का लेके आया मैं, इक्विटी के 2 महीने का चलना है,
उस 2 महीने के बीच में क्या मैं दूसरे डिबेंचर का लेके आ सकता हूँ फिर? हाँ। हाँ, मतलब पहला चेक किसी का भी आया हो, वो पहले पूरा होना चाहिए जब जाके किसी दूसरे का आएगा। ये ध्यान रखियो ये चीज। सॉरी, किसकी लिमिट 200? हाँ, पर क्या है उसमें? नहीं नहीं, अरे भाई डेट तो पिछले वाली की आती है। अब जैसे आप कहना चाहो सर मार्च में हमारा मतलब वो शुरू हुआ था, कंप्लीट वो मई में जाके हो रहा है, तो मार्च में ट्रीट होएगा वो, ना कि वो तो कंप्लीट शुरू के वो तो वो देखी जाती है कि जो शुरू हुआ था वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो 200 की मैडम वो पिछले वाले में ही इंक्लूड करी जाएगी, क्योंकि शुरू वो पिछले साल में हुआ था। आगे चले। प्रेफरेंस शेयर। इसका देखो पारस कहीं मेंशन नहीं है कि क्लास अलग हो, मतलब जो कैटेगरी है ना वो एक है, उसके अंदर अलग अलग क्लास हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, कि कैटेगरी तो एक ही है, प्रेफरेंस एक कोटी, क्या फर्क पड़ता है कि वो वोटिंग राइट उसमें है या नहीं है, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव है? ये पॉइंट से पूछ रहे हो ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये तो आप लोग कर लोगे। एक और करवा देता हूँ मैं जो इम्पोर्टेंट है। तो शांत रख लो इस मुंह को, जब से बोले जा रहे हो यार। जितने रुक जा, यहाँ बिठा दो ना तेरे को पीछे सबसे अलग, बता रहा हूँ ना तेरे को। अब आवाज नहीं आनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ। एक अंडरराइटर वाला क्वेश्चन कर ले, बाकी कुछ मैं होमवर्क दे दूंगा आप लोगों को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, मैं रेगुलर क्लास में कराया था, दोबारा करवाते हैं देखो। भीम लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट पार्ट टू द पब्लिक बाय इशूइंग ए प्रोस्पेक्टस। भीम लिमिटेड एक कंपनी है, उसने 1 लाख शेयर इशू किए 10 के रुपए के हिसाब से। प्रोस्पेक्टस ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिस्क्लोज कर दिया कि 15 लाख रिक्वायर्ड टू रिसीव एन एप्लीकेशन ऑफ द शेयर रुपीज है ये, मतलब एप्लीकेशन पे कितना आना चाहिए? 15 लाख रुपए। और हुए कितने किए हैं? कितने का है? 1 करोड़ रुपए का। मानसिक चीज बताना, यहाँ पे 1 करोड़ का 15 लाख कितना बना? 15%। कितना एप्लीकेशन पे आ जाना चाहिए? बट हमने पढ़ा क्या था? नहीं, वो सब्सक्रिप्शन था, एप्लीकेशन पे कितना? 25%। टू बी रिसीव्ड ऑन द एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन इनिशियली पेबल ऑन 20 पर शेयर। एक मिनट। The prospectus further revealed that Bhim Limited has applied for listing of the shares in 3 recognized stock exchange, of which one application has been rejected। 3 में उसने अप्लाई किया, जिसमें से एक रिजेक्ट हो गया। द इश्यू वॉज फुली सब्सक्राइब हो गया वो 100%। ठीक है। और भीम लिमिटेड रिसीव एन अमाउंट ऑफ 20 लाख ऑन द शेयर एप्लीकेशन। बात सुनो, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया हुआ, ये मैटर हमें करता ही नहीं है। एप्लीकेशन पे उसने कितने मंगवाने थे? 20 रुपए पर शेयर, मतलब 20 लाख रुपए टोटल। और 25% के सबसे आना कितना चाहिए? 25 रुपए पर शेयर। तो क्या गलत है सही है ये? गलत है, तो एक वोलेशन तो ये वाला हो गया, एक वोलेशन हो गया रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज वाला। और तीसरा हमारा हो गया भीम लिमिटेड ने प्रोसीड फॉर लॉटमेंट ऑफ श्योरिटीज, उसने कि उसने प्रोसीड कर दिया विदाउट एनालाइजिंग दैट कि उसने कुछ वोलेशन किया भी है। हमने एक बात बता, 3 वोलेशन करी है उसने, बता तेरे हिसाब से 3 वोलेशन कौन सी करी है इस क्वेश्चन में? 3 प्रोविजंस को वोलेट किया है भीम लिमिटेड ने, वो 3 कौन से प्रोविजंस हैं? और
क्यों भाई, वो वैल्यूएशन कैसे है? ठीक है, वेरी गुड। और तीसरा? इशू कर दिए, और मैंने आपको क्या बताया था, अगर मान लो मिनिमम सब्सक्रिप्शन या एप्लीकेशन ना आए तो वो इरेगुलर मानी जाती है और वो लोड नहीं होगी, तो इसने लोड कर दिया। तीसरा वोल्यूशन ये हुआ। एक्सप्लेन कैसे करोगे इसको? प्रोविजन कैसे लिखोगे इसका? कैसे बताओ मेरे को आप। होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बट अगली लाइन मैं, जब तो मैंने आपको पहले लाइन में ये बताया था, आप आगे पढ़ो एक बार। 100% शेयर बिक गई उसकी, तो इसलिए वो ऊपर वाली कंडीशन लैप्स हो गई। मैंने भी ये वाला लाइन जब तक नहीं पढ़ी थी तो मैं भी ये वाला सोच, जो आप सोच रहे हो। बट एट दैट टाइम जब ये पढ़ लिया फुली सब्सक्राइब तो 100% हो गया, तो 90% की तो एप्लीकेबिलिटी नहीं रही अब। हाँ, प्रोविजन तीन बातें लिखनी पड़ेंगी मुझे। पहला, मिनिमम वाली। दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज वाले सेक्शन 14, याद है ना? और थर्ड अपना सेक्शन 39 की ही, कि अगर एप्लीकेशन का मनी नहीं आया तो वो रिजेक्ट कर देनी पड़ेगी मुझे, और सारा पैसा वापस देना पड़ेगा। समझे बात को? अपने आप करोगे, मैं करवाऊं? ये उम्मीद थी मुझे आप लोगों से। एज एक्सपेक्टेड, लिखना शुरू कीजिए सब लोग। देखो सेक्शन कौन से अप्लाई होने हैं इसमें, एक होना हमारा 39, ये मिनिमम वाली बात हो रखी है। एक होना इसमें सेक्शन 40, स्टॉक एक्सचेंजेस वाला। ओके, तो पहले हम 39 अप्लाई करते हैं इसमें। लितेश पल्ले पढ़ रहे हैं कुछ? ठीक है। एज पर, क्वेश्चन नंबर 39 नहीं है तो सेक्शन का नाम लिखा है मैंने, 11। एज पर सेक्शन 39 ओ कंपनीज एक्ट 2013, this section states that this section states that no company shall be eligible to make an allotment unless minimum subscription is fulfilled, that is 90%, and minimum application value has been received, that is as per SEBI 25% of issue price. If any of above mentioned, थोड़ा सा ना टेक्निकल वर्ड यूज किया और जैसे अबव मेंशन्ड हो गया, ठीक है, एलिजिबल हो गया, लास्ट वाले में रिकॉग्निज्ड वर्ड यूज किया था, तो ये सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं, एक आधे सेंटेंस में ये चीज डालना करो ताकि वो अट्रैक्टिव लगे थोड़ा सा। इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशंस डज नॉट फुलफिल्ड, then the issue will be treated as, और वर्ड्स में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी, जितना आपको एट द टाइम में ध्यान आ रहा है ना वो सारा लिखना है। देखो सुनो मेरी बात, सुनो एक बार, स्टॉप राइटिंग। दो चीजें होती हैं, अगर आप लोग को कोई लाइन ध्यान ही नहीं है वो तो लिखोगे कैसे ही,
ठीक है। और आपको कुछ ध्यान है और आप जानबूझ के उसको टरका रहे हो कि क्या करूंगा मैं, लिख लेते एप्लीकेबल नहीं है, वो फिर गलत है उसमें। जो चीज रिलेटेबल आपको ध्यान में आ रही है ना, तो वो लिख देना आप, उसमें कोई गलत नहीं माना जाएगा वो। जो इससे रिलेटेबल, जैसे मैं लिखना चाह रहा हूँ, वो इरेगुलर माना माना जाएगा और उसको सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। हालांकि इसे रिफंड की बात कोई पूछी नहीं हुई है, बट अगर मैं वो 4-5 वर्ड लिख दूंगा, क्या कुछ घट जाएगा मेरा? नहीं। तो जो भी ध्यान में आ रहा है ना उस पॉइंट के रिलेटिव में, पॉइंट के रिलेशन में, तो पूरा आपको लिखना है उसमें। क्या? सॉरी, फुलफिल्ड के बाद इफ एनी होता है हैज नॉट फुलफिल्ड। अच्छा, हाँ देन आना चाहिए। इसको कट करो। अब ठीक है। सरप्राइज। भाई नहीं चाहिए भाई, जाना पड़ रहा है दोनों बच्चों को। चलो करो। लिस्टेड है, ये लिस्टिंग करवाने जा रही है तो 25 आएगा इसमें। सॉरी, आंसर 5 के हिसाब से दिया हुआ है, हम 25 के हिसाब से देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि लिस्टिंग है, नहीं गलत नहीं माना जाएगा। क्योंकि लिस्टेड कंपनी है और लिस्टिंग के लिए जा रही है वो, तो 25 ही अप्लीकेबल होगा उस पर। और 1 मिनट रुक जाइए। कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा अक्षर की बात को बड़ी रखते हुए यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। ठीक है अक्षर, अजम्पशन डाल दिया हमने, और अजम्पशन डाल के मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ तो वो गलत नहीं माना जाता है कभी भी। विल बी ट्रीटेड एज इरेगुलर एंड कंपनी नीड टू रिफंड ऑल द मनी रिसीव्ड फर्दर एज पर सेक्शन 39, सेक्शन 40 बिफोर मेकिंग अ ऑफर company is required to apply one or more stock exchanges for listing of securities and get the approval of all those stock exchanges। ये हमारा हो गया प्रोविजन, फिर आता है फैक्ट। हियर भीम लिमिटेड, भीम है ना ये, मेक्स एन exchanges क्या, भीम लिमिटेड मेक्स एन ऑफर, लिख दो, कोई बात नहीं, ये लो। अदरवाइज द कंपनी will not be eligible
to make a public offer. Here Bhim makes an offer of which the shares were fully subscribed and rupees 20 lakh received as an application value. Further, Bhim Limited apply to 3 stock exchanges over which कितनों की अप्रूवल आई है? 2 की आ गई, over which approval of 1 stock exchange as ये मेरा पूरा फैक्ट आ गया। मैंने केस में कंक्लूजन नहीं डाला, सिर्फ केस की बात बताई है इसमें। अब शायद किसी बच्चे को नहीं क्या डाउट होगा इसमें प्रोविजन में, वो क्लियर हो जाएगा। देखना क्या डाउट हो सकता है। कंक्लूजन, बेस्ड on the provision given above, if the company is a listed company, then 25% of issue price should be received, and company has received only 20% of amount. Hence, the provision of section 39 has been violated. अब जो वो सुनो वापिस करने वाली बात है वो सारी कॉमन में लिखूंगा मैं, ठीक है? तो स्टॉक एक्सचेंज वाले भी और इसमें भी मैं एक अलग अलग नहीं लिख रहा उसमें। इफ द कंपनी does not require to comply with SEBI rules, then application money of 5% of nominal value should have been received. In the case company has received rupees 20 lakh, that is 20% of 2% of total value, and hence company have not violated
एनी प्रोविजन ऑफ कंपनी। अक्षित अब सही है? ठीक है ना? मतलब मान लो, सुनो, अगर आपको कंफ्यूजन है ना कि इसमें कुछ दिया नहीं हो तो क्या लिखूं मैं, तो दोनों इफ बिट डाल के लिख दो। इफ डाल के अगर लिस्टेड है तो वो रिलेशन माना जाएगा, लिस्टेड नहीं है तो वो रिलेशन नहीं माना जाएगा कि पास्ट वाले फुलफिल हो रही है। ये डाउट था ना आपका इसमें? और गलत नहीं है, ये आप कर सकते हो बिल्कुल 100% करेक्ट मेथड ये कि इफ एंड बट डाल के लिखना। लिस्टेड है इसको अंडरलाइन जरूर कर देना, बिना अंडरलाइन करे नहीं करना, ताकि सामने वाले को इफ एंड बट का पता चल जाए कि क्या बच्चे ने ज्यूम किया है इसमें। तो यहाँ पे इफ वाला लिस्टेड, देन वोलेटेड, if does not require SEBI, then 5%, then non violation। इस तरह से राइटिंग तो बहुत ही खस्ता आ रही है इसमें। ओके, अब सेकंड लिखो इसमें। बंद क्या कर रहा है बुक को? फिर पढ़ने के लक्षण नहीं लग रहे मेरे को। सेकंड, हाँ, क्या हुआ? सेकंड पॉइंट है क्या? फर्दर the company have applied to 3 stock exchanges over which approval of one stock exchange have not been received। Hence, the company cannot make allotment of securities and need to refund all the money received। The company have issued the securities irrespective of irrespective of irrespective of मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि उसने मतलब इशू कर दिया जबकि कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई थी। इसको कैसे लिखें? इरिस्पेक्टिव ऑफ अनफुलफिलमेंट नहीं लिखना चाह रहा, मेरे दिमाग में आया था ये वर्ड, ये भी नहीं। और कोई? हाँ, ये लिख सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशंस वर नॉट फुलफिल्ड, hence the company will be liable to prescribe penalty। पैनल, रुक जाओ, लेवल 2 है, पैनल प्रोविजंस लिखो। पैनल प्रोविजन कि जो भी पेनल्टी लगनी चाहिए वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। ये आपका टोटल जो आंसर है वो 1.5 पेज में बनेगा, 1.5-2 पेज में। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि इतना बड़ा आंसर हम क्यों लिखेंगे, जितना बनता है वो लिखना पड़ेगा आपको। चाहे ये क्वेश्चन 2 नंबर में आए, 4 नंबर में आए, 6 नंबर में आए, कंटेंट आपको पूरा ही डालना पड़ेगा। अगर उसको लेंथी बनाना होगा ना तो ये क्वेश्चन को 3 नंबर में भी डाल देगा। ठीक है ना? तो कट टू कट नहीं चलना है, लेकिन आपको पूरा ही पड़ेगा, फिर भी कोई वे आउट नहीं है। वट यू मेक कि उसको आपको स्पीड तेज करनी पड़ेगी फिर। ठीक है, ताकि आपको कम टाइम में फटाफट पूरा हो जाए, बट लिखना सारा ही पड़ेगा। क्वालिटी कट डाउन आप नहीं कर सकते, चाहे नंबर कितने में भी हो वो। समझे आप लोग? बता, कुछ पूछना चाह रहे हो तो। भाई शोर होते भी डालियो, इस समय क्या बता सकता हूँ अब।
श्योर हो तो भी डालना है। इसने पूछा है कि सर प्रोविजन गलत डाल दिया हो एक्स्ट्रा वाला तो क्या होगा? गलत नहीं डालना है, एकदम श्योर हो तो ही डालना है। नहीं, नंबर तो कटेंगे। मैंने ये बोला यार, कुछ चीजें अज्यूम भी कर लिया करो, जो आप लोग को 100% पता हो ना वो डालने हैं। गलत क्यों डालेगा? हाँ रेलिवेंट। देखो पीयूष, ऐसा ना कोई क्लियर कट मेरे पास आंसर नहीं है इस चीज का ना, कि सर कौन सा रेलिवेंट है कौन सा रेलिवेंट नहीं है। वो ना डिपेंड करता है केस टू केस की मेरे दिमाग में उस टाइम क्या आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे ये है, क्या मुझे अंडर का डालना चाहिए इसमें? बनता है कोई चांस? तो फिर क्यों आएगा वो दिमाग में, ये बताओ। अब जैसे अंडर का क्वेश्चन है, वहां पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, मिनिमम एप्लीकेशन डालूंगा मैं? क्यों? तो वो ना केस टू केस डिपेंड करता है। मेरे पास कोई ऐसा क्लियर कट वो नहीं कि ये होगा तो ये रेलिवेंट, ये नहीं है तो ये रेलिवेंट नहीं है। वो मैं क्वेश्चन पढ़ के अपने आप दिमाग में आएगा नेचुरली कि इसकी रेलिवेंट और क्या हो सकता है। ओवर रेटिंग नंबर तो कटेंगे। देखो अगर आप अंडर का पॉइंट इसमें घुसा रहे हो तो वो तो फिर कटेगा पीयूष। थोड़ा बहुत रेलिवेंट चीज जितना मैंने डाला उतना ही चलता है, इससे फालतू नहीं। ये बिल्कुल ही रेलिवेंट है, हम पेज भरने के लिए नहीं डालना होता। हाँ वो तो मुझे पता है पीयूष, इतना लिख दोगे मैं, मुझे तो वही बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। हाँ इतना ही लिख देना बस, कोई बहुत बड़ी बात है। आई विल बी सो ग्रेटफुल। होमवर्क लिखिए अब। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 9 दिया था पहले, क्वेश्चन 9 इसके दिए नहीं मैंने आज तक। क्वेश्चन 9 लिखो। क्वेश्चन 15। एटीन। नहीं। क्वेश्चन 24। 25। बस, बस और नहीं दे रहा। 6 दिए होंगे। नहीं। अनुराधा, प्रवीण, शुभम, विवेक अभी होल्ड करना, नया चैप्टर शुरू करेंगे अभी। सोचने दो मेरे को, जब कह रहे हो करते हैं डिसाइड। हाँ एप्लीकेबल तो नहीं हुआ फिर वो भी। मुझे तो नहीं लग रहा कि वो होगा भी। नहीं, कोई प्रपोजल वो ओपन फॉर पब्लिक है ना, कोई पब्लिक अलाउड ही नहीं करेगी इस चीज को, लेकिन ना इतना तो नहीं करेंगे वो शायद। नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ही फिर गलत हो जाएगा। हाँ ये तो गलती हो जाएगी, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, फिर तो निकलेंगे नहीं बच्चे। मतलब पहले उसको वहां 40 लेने हैं, फिर वहां 40, फिर एग्रीगेट में 40 बनना चाहिए। हाँ
कहाँ पास हो जाएगा? थ्योरी में तो वो चाहिए होता है, 28 चाहिए होते हैं, वो बोल रहा है अभी 40%। हाँ हाँ, जब तो जब की बात कर रहे हैं। किसने डाल रखी थी? तो वैसे डालते रहते हैं, कुछ नहीं है। अरे पता है क्या हुआ, जब मैंने सीपीटी दिया था तो एग्जाम मेरा हो गया था, तो एक अनाउंसमेंट आई कि सीपीटी का जो कट ऑफ है वो 120 हो गया है। मेरे टाइम पे 100 था, 200 में से 100 नंबर लेने होते थे। तो झूठी फेक न्यूज थी वो, ऐसे ही। और वो मतलब न्यूज़पेपर में आई थी वो बात, पता है, 120 नंबर वाली कट ऑफ की। मतलब वहां पे ऐसे ही, मतलब आसपास में यही मतलब हाउ तो होगी थी कि यार 120 नंबर चाहिए, सो कुछ नहीं था ऐसा। अभी नया चैप्टर करना है क्या, बताओ? वोटिंग करते हैं, चलो ठीक है, कौन कह रहा है नया चैप्टर करवा लो? कल नया चैप्टर करवाएंगे बाद में। मैं देखो दो चीज प्रपोज रख रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहला, 5-5 चैप्टर कटे हैं, 10 चैप्टर टोटल, 5-5 का 2। ठीक है, मेरे अनुसार ये सही रहेगा, आप लोग देख लो बाकी। तो इसमें मैं एक बड़ा इंक्लूड करना चाह रहा हूँ ना, डिपॉजिट की बजाय मैं सोच रहा हूँ अकाउंट्स करवा दूं, 9th। अकाउंट्स करवा दो तो 5 चैप्टर आपके हो जाएंगे। तो फिर ये सब तो छोटे ही हैं, प्रोस्पेक्टस छोटा रहा, फिर हम बाद में करवाएंगे, अभी नहीं। अदर लोग बाद में, पहले कंपनी चेक पक्का कर लेते हैं, उसके बाद अदर। छोटा ही तो हो, तो मैंने जानबूझ के टाइम लगाया है ताकि अच्छे से हो जाए तुम्हारा। क्वेश्चंस करवाए हैं इसीलिए। अब यकीन मानोगे, पिछले बैच में एक दिन प्रोस्पेक्टस निपटवाया था। वो छोटा है, वो अगले अगले स्लॉट में करवाएंगे वो। सुनो, क्या कंक्लूजन ये है, मेरी तो सुन लो यार एक बार। कौन कौन कह रहा है कि अभी नया चैप्टर शुरू करवा दो, वोटिंग दो, उसके हिसाब से चलूंगा मैं। मेजोरिटी की वोट आई तो ही आगे करेंगे, ठीक लितेश? कौन कौन कह रहा है कि नया चैप्टर करवा दो? एक, नालायक हो। रिटन प्रैक्टिस करो फिर, चलो। नोटबुक ओपन करो अपनी, ओपन है नोटबुक। हरी अप, टाइम पास मत करो यार। मेरी बात सुनो, तुमसे पूछने का कोई फायदा नहीं है। नया चैप्टर कल शुरू कराऊंगा, पहली बात, सुनते रहना, ठीक है? दूसरी चीज, इनकॉर्पोरेशन आज ही टेस्ट देके जाना चाहिए, किसी हालत में, तो मुझे नहीं पता, चाहे 2 घंटे बैठ के पढ़ लो यहाँ पे, बट इनकॉर्पोरेशन आज ही होना चाहिए। हाँ, नहीं करवा रहा नया चैप्टर, ठीक है ना? दूसरी बात ये होगी तुम तीनों के लिए। तीसरी बात क्या हुई, कि जो चैप्टर के टेस्ट वो 5-5 के होंगे, डेफिनेटली पक्का है ये। फोर्थ बात ये, हाँ छुट्टी की क्या बोल रहा था? डिस्कशन ही था, मैं बोल रहा दीवार पे छुट्टी करनी है तो आज क्लास लगाएंगे, ये था वो। ये प्रोनाउंसिएशन थी उसकी। एक दिन की छुट्टी होगी बड़ी दिवाली की बस। 31, 31, 31 की छुट्टी करेंगे बस एक, समझे? जो दिवाली, नहीं कंक्लूजन नहीं है, जो दिवाली मैम ना हुआ ना उसकी छुट्टी करूंगा बस। मानसी, टेस्ट अभी कंक्लूजन का ये हाथी स्वर फिर बना लेना। हो गया, रिटन प्रैक्टिस करनी। 31 को सोच रहे हैं, शायद मम्मी को पता होगा, मुझे तो नहीं पता वैसे, बात होगा। अकाउंट्स करवा देते हैं ना, अकाउंट्स करवाते हैं, वो सही है, थोड़ा आसान भी है। वो तो इसमें डाले हुए हैं मैंने सारे, रुको इसमें कर लेते हैं। यार कंफ्यूज मत करो, एक मिनट रुक जाओ, मैं कुछ सोच रहा था, रुको एक बार, चुप हो जाओ।
एक मिनट राधिका, रुक जाओ। एक एमसीक्यू कर लेते हैं। देखो, द्वापर इक्विपमेंट फाइनेंस कंपनी, a non-banking financial company desirous to offering the secured, redeemable, non-convertible 9% debenture to public in three or more tranches over a certain period of time. What kind of prospectus it is required to issue so that its purpose is served and there arise no need to take out a fresh prospectus for second or subsequent offer of securities? Raise your hand only. जिससे मुझे पूछना होगा मैं पूछ लूंगा। बताओ, शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्यों? वो नहीं इशू करना तो ऐसा कौन सा होता है? शेल्फ, ठीक है। A copy of contract सिर्फ हैंड रेस करना, मैं अपना पूछूंगा। When a copy of contract for payment of underwriter commission is required to be delivered to ROC 3 days before, at the time, 3 days after delivery, 5 days after delivery, बताओ कुछ अगर। C point, 3 days before delivery of prospectus for registration। राधिका, हाँ, 3 days मीठी, वेरी गुड, एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग द प्रोस्पेक्टस, आंसर इज बी। 3 days रेड हियरिंग का तना की अंडरराइटर के कॉन्ट्रैक्ट का। A prospectus that does not include the complete particulars or quantum or price of securities. D. It's a red herring prospectus. समराइज की बात नहीं बोल रखा है इसमें, बोला does not include complete particular quantum or price only. Red herring आज ही करवाया ये। The minimum amount of subscription in a public, ये तो पता ही आप लोग को, कितने दिन में आ जाना चाहिए पब्लिक से? कितने दिन में? 30 days, ना कि 90 days। अच्छा, विच इज नॉट ट्रू। शेयर्स के केस में रेट 5% ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन द एओए। डिबेंचर के केस में 5%, और अमाउंट ऑफ कमीशन आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी नॉट ट्रू। सी, कैसे पता चला? 9% होता है। बताओ भाई, पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर विच एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक एंड शेयर टू देम, फॉर विच द एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक, कि पब्लिक से मेरे पास एप्लीकेशन आती है। सब्सक्राइब, ठीक है। टाइम लिमिट ये हमारा हो गया। द पेड अप शेयर कैपिटल, स्मार्ट बदमन, समझ गया? द पीएससी ऑफ एबीसी लिमिटेड इज 50 lakh shares of 200 each. 20% of PSC is held by 4 promoters who want to offload their holding by making an offer of sale to public by issuing a prospectus. They want to authorize someone to take all the action and complete all the formalities. बता हरमान, क्वेश्चन समझा पहले। क्वेश्चन क्या है?
5 लाख पे है तो 10% मेरा कैपिटल में 4 लोगों के पास है 20% आउटसाइड हाँ एंड तो ऑफर पर सेल निकालना है एंड किसी और कस्टमर साइड दिखा जा रहा है तो लाइक सेल आगे सेल के लिए मतलब फिर किसको थ्रेश कर सकते हैं? हैं? तो लाइक अपना जाएगा तो सेल ऑथराइज किसको कर सकते हैं? आंसर तेरे को पता है, लॉजिक तो बताओ उसका। गलत है। जो खुद की कंपनी शेयर होल्डर्स में भी तो आप कर सकते हैं कि आप सेल करना है ऑथराइज किसको करेंगे? ऑफर फॉर सेल निकालने के लिए। शेयर होल्डर लाइक जो कंपनी के हैं कौन है? मेंबर्स आंसर कौन सा है? From the following, who can be authorized by them to do so? Any person, any one or more director, company itself, whose shareholding they want to offload. मतलब उसी कंपनी को वो ऑथराइज करेंगे, उसी कंपनी के बीओडीज को आना चाहिए वैसे यहाँ पे। द बीओडीज ऑफ द कंपनी whose shareholding want to offload, मतलब जिस कंपनी के शेयर वो ऑफलोड डाइवेस्ट करना चाह रहे हैं, उस कंपनी के बीओडीज को ऑथराइज करेंगे ताकि वो सारे फॉर्मेलिटीज को पूरी कर सके। क्या? वन और मोर नहीं था उसमें, कंपनी और पूरा बीओडीज था, वो सेंस पढ़ना जो उसमें लिखी हुई है ऑफर फॉर सेल में। बीओडीज ऑफ द कंपनी के, हाँ बीओडीज पूरा लाइन थी वो वहां पे। क्या होता ही नहीं भी आंसर ऐसे कैसे? ऑफर फॉर सेल है तो वहां पे कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ। ये मीठी ये कह रही है कि वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है बुक में कि कंपनी के जो बीओडीज है उनको ऑथराइज करना है, सारे बीओ मतलब कंपनी को ऑथराइज करना है मुझे, ताकि वो मेरी बिहाफ पे एक्शन ले सके। क्वेश्चन 9, Astro Limited is a growing company and required to additional fund for expansion. They are following the same process for the making an offer to public, then issue those shares. This is very time and energy consuming for them. Kindly advise them if there is any way out. बताओ बता कुछ अगर क्या समझा क्या, पहले ये बता क्वेश्चन समझा ऐसे नहीं। कौन सा ऑफर देना है, कौन सा प्रोस्पेक्टस इशू करना है? सेल। ये गलत क्यों है? 2 इयर्स लेकर के है, ये गलत क्यों? 2 इयर्स। ये गलत क्यों? तो यहाँ पे शेल्फ का नाम नहीं दिया। आंसर इज सी। चलो बताओ भाई, खुद पढ़ो और खुद ही बताओ। पहले क्वेश्चन समझाना है, बता रहा हूं मैं, रट्टा नहीं मारना बिल्कुल भी। क्वेश्चन समझा पहले। उसने कहा कंपनी का जो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है इसके राइट नहीं गलत है, इसमें लीडरशिप का राइट नहीं है, तो क्या ये सही है? इसलिए पूछा है कि क्या दोबारा बोले बात? लीडरशिप का राइट किसी को किसी और के नाम पे ना करते राइट ये दिया हुआ है कंपनी ने। अच्छा ठीक है। तो वो गलत है। अच्छा वो कह रहे कि होना चाहिए उसमें, पर हम बताने कि उसका कंटेंशन सही है या गलत है। क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया? राधिका? बताओ पीयूष, कौन सी लाइन में लिखा है? वो कह रहा है हाँ हाँ, और क्या इस लाइन से पता चला। Rajan made a written complaint to the company highlighting the fact that letter of offer was incomplete for the same, क्यों? ताकि उसमें राइट ऑफ रिनंसिएशन नहीं है। मानसी होना चाहिए रिनंसिएशन राइट उसमें, पीपी में होना चाहिए ना। बताओ फिर गलत किया इसने, नालायक, नहीं होना चाहिए। रेट ऑफ रिनंसिएशन की ट्रांसफर करने का कि मैंने आपको शेयर अलॉट किए तो आप लितेश को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो रेट ऑफ रिनंसिएशन। और पीपी में साफ साफ बॉक्स में लिखा हुआ था कि जब पीपी इशू होता है तो उसमें लेटर ऑफ रिनंसिएशन या फिर कोई भी बात ऐसी कि आप अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, ऐसी कोई बात उसमें
नहीं हमें लिखनी होती। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? दोबारा बताऊं, मतलब एक कंपनी है, उसने पीपी निकाला, और पीपी में राइट ऑफ रेजिस्ट्रेशन नहीं था, एक शेयर होल्डर था, और शेयर होल्डर्स ने क्या बोला, मतलब लेने वाला था वो शेयर, वो क्या बोला कि ये पीपी इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि उन्होंने राइट ऑफ रेजिस्ट्रेशन उसके अंदर नहीं डाला। तो बताओ उसका कहना सही है या गलत है? तो आंसर इज कैन नॉट बी डिनाइड और नीड टू रेक्टिफाई द, नहीं गलत है ये तो। प्रोहिबिटिव फॉर प्रोवाइडेड देयरफॉर द राइट ऑफ ऑफर नीड नॉट इंक्लूड, ये सही है। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन द नीड टू प्रोवाइड, ये भी गलत है। नीड टू प्रोवाइड, ये भी गलत। आंसर इज बी। रितेश समझ में आया क्यों ऑप्शन आया? बार बार बता रितेश। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, हाँ पब्लिक से करना चाह रही है, आगे बोलो। फाइनल कॉल। क्यों? क्योंकि वो पैसा जो मिनिमम दिया हुआ है वो किसके साथ आना चाहिए? एप्लीकेशन के साथ। 13। ए ने डिबेंचर निकाले, आर्टिकल ने 2% दिया हुआ है, उन्होंने 2.5 देने के, सवा 2 देने का वादा किया है। बताओ कौन सा, कितना अमाउंट है जो कंपनी एलिजिबल है? बताओ ये कौन? 2% के विच इज लोअर होता है। कृष्णा है, एक पब्लिशर है ये। एप्लीकेशन 20 लाख उसके पास आ गई 10 अक्टूबर को, और प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाह रहा है। लेटेस्ट डेट बताओ जब तक कंपनी को उसके शेयर अलॉट करने हैं। वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कर भी लिया। कितना? कौन सा आएगा? कैसे निकाला? 10 अक्टूबर है। सुन मेरी बात सुनो। देखो 60 दिन में पता है। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि एक दिन कैलकुलेट करते हैं, बस उसके बजाय ना एक ट्रिक अपनाना। उसमें ट्रिक क्या है? 60 महीने हैं, 60 दिन है, सॉरी। 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर, एक आध दिन ऊपर नीचे होगा डेफिनेटली। बट यहाँ पे ये देखो कि 10 दिसंबर के आसपास कोई डेट है क्या? नवंबर तो वैसे ही नहीं आ सकता, नवंबर भी नहीं आ सकता, जनवरी जाएगा ही नहीं, तो बचा क्या? दिसंबर। दिसंबर इज आंसर, नो दिसंबर। ये बताओ, एनसीडी इशू करना चाह रही है वो 10 लाख के, और डायरेक्टर ने कहा लिस्टेड करवाना चाह रही है वो, और प्राइवेट प्लेस्ड है। कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? क्वेश्चन नहीं समझाया? समझाया कुछ? बता दो। क्या लिस्टेड मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? प्राइवेट, प्राइवेट प्लेस्ड है तो जनरली पब्लिक के केस में लिस्टेड होती है। वो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन का एनसीडी इशू करना चाह रहा है तो कंपनी उससे लिस्टेड नहीं मानी जाती। सिर्फ जो वो डिबेंचर्स है वो लिस्टेड मानी जाएंगी, नॉट होल कंपनी। तो इसने बात कंपनी की पूछी हुई है, पहले कोई अलग होगा कोई इसमें पहले कभी, बट ऐसा कोई प्रोविजन तो नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन ये था, एक कंपनी थी जो एनसीडी इशू करना चाह रही है, और एनसीडी उनको लिस्टेड करवाना चाह रही है। फॉर्मेलिटी करवाने के बाद जो एनसीडीज थे जो प्राइवेटली प्लेस करने थे उसको, तो लिस्ट हो गए। तो बताओ कंपनी लिस्टेड मानी जाएगी या सिर्फ डिवेंचर लिस्टेड माने जाएंगे?
हाँ अरे भाई ये कह रहा है इसने कोई डिबेंचर इशू किए होंगे पहले, मैटर ये नहीं करता है जो आप बोल रहे हो, मैटर ये करता है कि लिस्टेड मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी। डिबेंचर्स थे जो सीरीज उसने इशू कर दिया ऑलरेडी प्राइवेटली प्लेस्ड, ये लिखी हुई है दीज प्राइवेटली प्लेस्ड, जो हो चुके हैं प्राइवेट प्लेस उनको उसने लिस्टेड कराना था, लिस्टेड हो गए, तो प्राइवेट प्लेस्ड है, पब्लिक से उसकी डीलिंग नहीं हो रही है, तो कंपनी लिस्टेड नहीं मानी जाएगी, इसलिए बुक में तो नहीं है ये ऐसी कोई सिक्योरिटीज शेयर। सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं अदर देन कंपनी, अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो पब्लिक, हाँ हाँ वो कंपनी लिस्टेड नहीं मानी जाएगी, प्राइवेट कंपनी है ना कि पब्लिक कंपनी है वो, जनरल भी है ये बात। एक आधा क्वेश्चन दे दूं आपको अभी करने के लिए, एमसीक्यू तो हो गए पूरे, बेसिक साइड का वही देखा। साइड से साइड वाले हैं सारे ये, आज मेरी कोई क्लास नहीं है, चलने देते हैं क्लास। चलो ठीक है फिर जाओ। क्या? नहीं मैनेजेबल था, कोस्ट मुश्किल आया था।